कल्पना कीजिए एक ऐसी लाइब्रेरी की जिसमें एक भी किताब नहीं है। मतलब कोई पन्ने नहीं है, कोई स्याही नहीं है, कांच के बक्सों में रखे हुए कोई पुराने सिक्के नहीं हैं और न ही राजाओं के टूटे-फूटे किले हैं। बिल्कुल। फिर भी उस अजीब सी लाइब्रेरी में हजारों साल पुराना इतिहास पूरी तरह से सुरक्षित है। सोचने वाली बात है कि ये कैसी लाइब्रेरी है। हाँ, ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो इंसानी शरीर, उसकी आवाज, उसके पसीने और उसकी याददाश्त से बनी है। सही कहा। इतिहास को लेकर जो एक आम धारणा है ना कि वो गुजरे हुए कल की चीज है और बस मोटी-मोटी किताबों में कैद है, आज वो धारणा टूटने वाली है। बिल्कुल टूटेगी। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन यही है, हम भारत की इसी लिविंग लाइब्रेरी यानी हमारी प्रदर्शन कला विरासत या कहें कि परफॉर्मिंग आर्ट्स हेरिटेज के पन्नों को पलटेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। और खास तौर पर उन छात्रों के लिए जो इस विषय की गहराई समझना चाहते हैं। आज हम उन भारी भरकम तकनीकी शब्दों को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे, क्योंकि अक्सर यही शब्द इस विषय को एक मुश्किल लेक्चर बना देते हैं। और देखिए, ये डिकोडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी समाज को गहराई से समझने के लिए केवल उसकी इमारतों या उसके भूगोल को देखना काफ़ी नहीं होता है। ये समझना पड़ता है कि उन लोगों के नृत्यों, उनके नाटकों और उनकी कलाओं के पीछे असल में क्या अर्थ छुपा है। मतलब उनका असली मकसद क्या है? हाँ, एक नर्तक के पैर थिरकने या किसी मुखौटे के पीछे का जो क्यों है ना, उसे समझना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक वो क्यों समझ में नहीं आता, तब तक कला केवल एक तमाशा लगती है। बिल्कुल। जबकि असल में वो एक जीवित दस्तावेज है। एकदम सही बात है। और इसी जीवित दस्तावेज के नजरिए से आज हम इस विषय को देखेंगे। सोचिए जरा, एक नृत्य केवल कुछ शारीरिक हरकतों का नाम नहीं है, बल्कि वो एक चलता फिरता इतिहास है। हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। जब हम ताजमहल, लाल किले या किसी पुराने मंदिर जैसी इमारतों की बात करते हैं, तो उनके संरक्षण का तरीका बहुत सीधा लगता है। इमारतें तो भौतिक है ना? बिल्कुल। इमारतों के चारों ओर बाड़ लगाई जा सकती है, टूट-फूट होने पर सीमेंट और पत्थर से उनकी मरम्मत की जा सकती है। सही बात है। लेकिन जो चीज़ भौतिक है ही नहीं, जो केवल हवा में गूंजते संगीत के रूप में है या एक कलाकार के शरीर के हाव-भाव के रूप में है, उसे कैसे बचाया जा सकता है? उसे तो किसी म्यूजियम के शीशे के पीछे बंद नहीं किया जा सकता है ना? यहीं से एक बहुत ही अहम और बुनियादी कॉन्सेप्ट जन्म लेता है, जिसे तकनीकी भाषा में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। अच्छा। या अंग्रेजी में कहें तो इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसे संक्षेप में ICH कहा जाता है। इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। हाँ। अब अमूर्त होने का अर्थ ही यही है कि उसका कोई भौतिक शरीर नहीं है जिसे किसी बड़ी सी तिजोरी में रखा जा सके। सही बात है। ये कोई पुरानी ईंट या पत्थर की मूर्ति तो है नहीं। ये ज्ञान, कौशल और कला की वो जीवित परंपरा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक केवल और केवल इंसान के शरीर, उसकी आवाज और उसकी याददाश्त के जरिए ही सफर करती है। अरे वाह! इसका वजूद तभी तक है जब तक इसे करने वाले लोग जिंदा हैं और वे इसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझा जाए, तो ये किसी पारिवारिक सीक्रेट रेसिपी की तरह है ना? हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। मतलब वो रेसिपी कोई रेस्टोरेंट की इमारत तो है नहीं, ना ही वो कोई लोहे का बर्तन है। वो तो मसालों का वो ज्ञान है जो दादी से माँ को और माँ से बेटी को बिना किसी किताब के जुबानी याद रखा जाता है। एकदम सही। ये बता होता है कि चुटकी भर नमक कब डालना है और आंच कब धीमी करनी है। अगर किसी पीढ़ी में उस रेसिपी को बनाने वाला कोई न बचे या कोई उसे सीखना न चाहे, तो वो स्वाद दुनिया से हमेशा के लिए खो जाएगा। ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। और अगर उस पारिवारिक रेसिपी में से एक भी मसाला कम हो जाए या बनाने का तरीका थोड़ा सा भी बदल जाए, तो असली स्वाद खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो इसी स्वाद यानी अमूर्त विरासत को खोने से बचाने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। पूरी दुनिया के स्तर पर यूनेस्को ये काम करता है। यूनेस्को, हाँ।
और भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत संगीत नाटक अकादमी यानी SNA ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती है। अच्छा। साल 2011 से संगीत नाटक अकादमी ही भारत में इस अमूर्त विरासत को सहेजने वाली मुख्य नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है। ये तो सच में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी के तहत SNA ने करीब 70 से अधिक प्रदर्शन कलाओं की एक नेशनल इन्वेंट्री यानी एक पूरी सूची तैयार की है। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, मतलब ये बात तो समझ आती है कि ताजमहल जैसी कोई विशाल इमारत पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, इसलिए यूनेस्को उसे विश्व धरोहर मानता है। लेकिन यूनेस्को जैसी इतनी बड़ी वैश्विक संस्था को भारत के किसी दूर दराज के छोटे से गांव में गाए जाने वाले किसी लोकगीत या किसी समुदाय के नृत्य को अपनी लिस्ट में शामिल करने की क्या जरूरत है? अच्छा सवाल है। मतलब वैश्विक स्तर पर एक छोटे से गांव की गीत का क्या महत्व हो सकता है? देखिए, पहली नजर में ये सवाल बिल्कुल लाजमी लगता है। अक्सर यही माना जाता है कि कोई लोकगीत सिर्फ एक गांव के लोगों के मनोरंजन का साधन भर है। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर इसकी गहराई में उतरा जाए तो पता चलता है कि ये कलाएं केवल स्थानीय मनोरंजन नहीं है, ये उन समुदायों के मौखिक इतिहास यानी ओरल हिस्ट्रीज और उनकी गहरी आध्यात्मिक प्रथाओं का जीता जागता दस्तावेज है। अच्छा, दस्तावेज की तरह। बिल्कुल। मान लीजिए किसी इलाके में सैकड़ों साल पहले कोई भयंकर सूखा पड़ा था या किसी समुदाय को अपना घर छोड़कर कहीं और बसना पड़ा था। उनके पास इसे लिखने के लिए कोई इतिहासकार तो था नहीं। सही बात है। तो उन्होंने उस दर्द को, उस संघर्ष को अपने लोकगीतों में ढाल लिया। सही बात है। जब यूनेस्को किसी ऐसी कला को मान्यता देता है तो वो असल में ये स्वीकार कर रहा होता है कि मानव सभ्यता ने अपने अनुभव, अपनी त्रासदियां और अपनी कहानियां कैसे सहेजी हैं। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, इन कलाओं का वैश्विक सांस्कृतिक महत्व इसीलिए है क्योंकि ये दिखाती हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंसानों ने प्रकृति और समय के साथ तालमेल बिठाकर अपनी पहचान कैसे बनाई है। ये नजरिया तो इस पूरे विषय को देखने का तरीका ही बदल देता है। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ एक गाना या डांस नहीं है, बल्कि ये इंसानी सभ्यता का एक ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड है जिसे शरीर के जरिए सहेजा गया है। एकदम सही। अब जब हम 70 से ज्यादा कलाओं की इस लंबी चौड़ी सूची को देखते हैं तो ये थोड़ा जटिल लग सकता है। इसे आसान बनाने के लिए इस पूरी विरासत को मुख्य रूप से 2 बड़ी श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है क्लासिकल यानी शास्त्रीय और दूसरी है फोक यानी लोक कलाएं। लेकिन इन दोनों में बुनियादी अंतर क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इस अंतर की जड़ तक जाने के लिए हमें एक बहुत पुराने और अहम तकनीकी शब्द को डिकोड करना होगा, और वो शब्द है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र, ये शब्द भारतीय कलाओं के संदर्भ में बार बार सामने आता है। ये असल में है क्या? इसे बहुत ही सरल शब्दों में एक प्राचीन व्याकरण की किताब या ग्रामर बुक माना जा सकता है। अच्छा, ग्रामर बुक। हाँ, जैसे किसी भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी, को सही ढंग से बोलने और लिखने के लिए व्याकरण के कड़े नियम होते ना, बिल्कुल वैसे ही भारतीय क्लासिकल नृत्यों और नाटकों के लिए नाट्यशास्त्र के कड़े नियम हैं। इसमें ये बारीकी से तय किया गया है कि मंच कैसा होगा, नर्तक के कपड़े कैसे होंगे और यहाँ तक कि उसकी आंखों की पुतलियां किस भावना में कैसे घूमेंगी। बाप रे, इतनी बारीकी से? बिल्कुल। इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, मुद्राएं और अभिनय। जहां तक मुद्राओं का सवाल है, क्या इसका मतलब हाथों के उन खास इशारों से है जो एक तरह की सांकेतिक भाषा या कहें कि साइन लैंग्वेज का काम करते हैं? हाँ, एकदम। जैसे अगर बिना कुछ बोले केवल हाथों से ही बताना हो कि एक भंवरा कमल के फूल पर बैठा है, तो उसके लिए कोई एक तय इशारा होगा? बिल्कुल, मुद्राएं वही साइन लैंग्वेज है। अगर कमल का फूल दिखाना है तो उंगलियों के खुलने का एक निश्चित कोण है, एक निश्चित तरीका है। अच्छा। उसमें कोई अपनी मर्जी से बदलाव नहीं कर सकता। और दूसरा शब्द है अभिनय, जिसका मतलब सिर्फ एक्टिंग नहीं है, बल्कि चेहरे के सूक्ष्म भावों, आंखों और शरीर के जरिए उस पूरी कहानी को दर्शकों की आत्मा तक पहुंचाना है। बहुत खूब। भारत में संगीत नाटक अकादमी जिन 9 क्लासिकल नृत्यों को मान्यता देती है, उन सभी की जड़ें इसी नाट्यशास्त्र के व्याकरण से जुड़ी हुई हैं। इन 9 क्लासिकल नृत्यों के नाम और उनकी उत्पत्ति पर नजर डालना भी दिलचस्प है। बिल्कुल। इनमें तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उत्तर भारत का कथक, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी, असम का सत्रिया
और अंत में पूर्वी भारत का छऊ नृत्य शामिल है। ये 9 है। हाँ, इन सभी का जन्म मुख्य रूप से मंदिरों में हुआ था। ये केवल कला नहीं थी, बल्कि ईश्वर की आराधना और भक्ति का एक माध्यम था, जो धीरे धीरे मंदिरों के प्रांगण से निकलकर राज दरबारों और फिर आधुनिक मंचों तक पहुंचा। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ हमारी फोक या अनुष्ठान कलाएं हैं, जैसे राजस्थान के रेगिस्तान से निकला कालबेलिया, गुजरात का गरबा या उड़ीसा का कलिंगा। और ये दूसरी श्रेणी यानी फोक कलाएं क्लासिकल से बिल्कुल अलग धरातल पर खड़ी हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, ये किसी मंदिर के सख्त नियमों या नाट्य शास्त्र के कड़े व्याकरण में नहीं बनती हैं। ये कलाएं सीधे तौर पर समुदायों, बदलते मौसमों, फसल कटाई, ये रोजमर्रा के त्योहारों से जुड़ी हुई हैं। इनमें नियम से ज्यादा भावना और साथ मिलकर खुशी मनाने का महत्व है। तो अगर इन दोनों श्रेणियों की तुलना की जाए तो ये कुछ ऐसा है जैसे क्लासिकल नृत्य किसी बहुत बड़े और भव्य सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की तरह है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। मतलब उस ऑर्केस्ट्रा में हर वाद्य यंत्र, हर सुर और हर ठहराव पहले से तय नियमों यानी नाट्य शास्त्र के अनुसार होता है। बिल्कुल। कोई भी कलाकार अपनी मर्जी से बीच में कोई नया सुर नहीं छेड़ सकता, क्योंकि उससे पूरा तालमेल ही बिगड़ जाएगा। सही बात है। जबकि फोक नृत्य की तुलना दोस्तों और परिवार के साथ किसी कैंपफायर के चारों ओर किए गए एक जोशीले स्वाभाविक उत्सव से की जा सकती है। हाँ, एकदम सटीक। वो उस कैंपफायर के चारों ओर कोई ये नहीं देखता कि आपका पैर कितने डिग्री पर मुड़ा है। वहां बस उत्साह, ऊर्जा और पूरे समुदाय का एक साथ शामिल होना मायने रखता है। ये ऑर्केस्ट्रा और कैंपफायर वाली बात दोनों के मूल स्वभाव को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर देती है। दोनों का अंतिम उद्देश्य कहानियां कहना और भावनाओं को व्यक्त करना ही है, लेकिन उनके रास्ते अलग हैं। क्लासिकल कलाओं में विशेष कोड्स यानी मुद्राओं का इस्तेमाल होता है। अगर किसी दर्शक को उन मुद्राओं की भाषा नहीं आती तो उसके लिए नर्तक की कहानी को पूरी तरह समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये तो है। जबकि लोक कलाएं बहुत ही सीधी और पारदर्शी होती हैं। वे समुदाय के सीधे जुड़ाव पर निर्भर करती हैं। एक कालबेलिया नर्तकी जब रेगिस्तान के सांप जैसी लचीली चाल चलती है तो दर्शक तुरंत उससे जुड़ जाता है। बिल्कुल। इसीलिए इन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है, ताकि दोनों के मूल स्वरूप, उनके ग्रामर और उनकी आजादी को सुरक्षित रखा जा सके। ये नियम और श्रेणियों वाला हिस्सा तो एकदम साफ हो गया। लेकिन जब ये कलाएं वास्तव में किसी मंच पर, किसी मंदिर के आंगन में या गांव के चौपाल पर प्रस्तुत की जाती हैं, तो कैसा दृश्य बनता है? दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है। इसके कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो यूनेस्को की सूची में भी शामिल हैं, और उनके पीछे की यांत्रिकी यानी उनका मैकेनिज्म बहुत ही हैरान करने वाला है। हाँ, यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल भारत की कलाओं को अगर करीब से देखा जाए तो वे विस्मय से भर देती हैं। उदाहरण के लिए 2008 में इस सूची में शामिल हुआ केरल का कुटियाट्टम। ये दुनिया के सबसे पुराने जीवित संस्कृत थिएटरों में से एक है। अच्छा। इसकी खासियत यह है कि इसमें एक ही कलाकार कई कई घंटों तक केवल अपने चेहरे की मांसपेशियों और आंखों के भावों से पूरी कहानी कह डालता है। कमाल है। फिर 2010 में शामिल हुआ छऊ नृत्य। पूर्वी भारत के इस नृत्य में कलाकार महाकाव्यों की कहानियां बताने के लिए मुखौटे पहनते हैं। छऊ के ये मुखौटे कोई साधारण मुखौटे नहीं होते? बिल्कुल नहीं। इनमें से कुछ मुखौटे इतने भारी होते हैं और चेहरे को इस तरह पूरी तरह ढक लेते हैं कि नर्तक के लिए चेहरे के भाव यानी फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना लगभग असंभव हो जाता है। हाँ। ऐसे में पूरी की पूरी कहानी, सारा क्रोध, सारा दुख या सारा शौर्य केवल शरीर की गति, छलांगों और पैरों की थाप से व्यक्त करना पड़ता है। ये अपने आप में शरीर विज्ञान और कला का एक अद्भुत मेल है। एकदम सही कहा आपने। उसी साल 2010 में राजस्थान का कालबेलिया और केरल का मुडियट्टू भी यूनेस्को की सूची में आए। मुडियट्टू? हाँ, मुडियट्टू केवल एक नाटक नहीं है, बल्कि एक पूरा अनुष्ठान है जिसमें देवी काली और दानव दारिका के बीच की भयंकर लड़ाई को जमीन पर रंगोली बनाकर और फिर उसे मिटाकर अग्नि और ढोल नगाड़ों के बीच दर्शाया जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही तीव्र अनुभव होता होगा। बिल्कुल, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का एक शारीरिक और आध्यात्मिक प्रदर्शन है। इसके अलावा 2013 में मणिपुर का संकीर्तन आया, जिसमें गायन और ड्रम बजाने का एक बेहद अनुशासित और ऊर्जावान स्वरूप देखने को मिलता है। और हाल ही में 2023 में गुजरात के गरबा को इस सूची में जगह मिली है। गरबा तो बहुत ही लोकप्रिय है। हाँ, लेकिन गरबा केवल एक घेरे में नाचना नहीं है,
वो घेरा समय के चक्र और देवी की शक्ति का प्रतीक है, जिसके बीच में एक दीप रखा जाता है जिसे गर्भदीप कहते हैं, और उसी से गरबा शब्द बना है। ये तो यूनेस्को की बात हुई, लेकिन संगीत नाटक अकादमी की अपनी इन्वेंट्री में भी ऐसी कई कलाएं हैं जो कला की परिभाषाओं को ही चुनौती दे देती हैं। सही कह रहे हैं। जैसे केरल की कठपुतली कला, तोलपावा कूथू, और ओडिशा का छाया नाचा जो परछाइयों का खेल है, या फिर स्टिल्ट डांस यानी बांस की लंबी टांगों पर किया जाने वाला ओडिशा का रणपान नृत्य। सोचिए, 8-10 फुट ऊंचे बांस पर खड़े होकर संतुलन बनाना और फिर उस पर नृत्य करना बहुत मुश्किल कौशल है। इसके अलावा उत्तराखंड का छोलिया और झारखंड, बंगाल और ओडिशा में फैला नचनी नृत्य। लेकिन इस पूरी सूची में मुझे एक सबसे चौंकाने वाली चीज दिखी। वो क्या? केरल की कलारीपट्टू और कर्नाटक का यक्षगान। अच्छा, हाँ। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। शुरुआत में बात हुई थी प्रदर्शन कला या परफॉर्मिंग आर्ट्स की, बिल्कुल, जिसमें नृत्य और थिएटर आते हैं। बिल्कुल। लेकिन कलारीपट्टू तो एक शुद्ध युद्ध कला है, एक मार्शल आर्ट है जिसमें तलवारें और ढालें चलती हैं। एक युद्ध कला जिसे दुश्मनों से लड़ने के लिए बनाया गया था, उसे नृत्य और कला की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है? देखिए, यही वो बिंदु है जहां भारतीय कला दर्शन पश्चिमी दुनिया के नजरिए से बिल्कुल अलग हो जाता है। अच्छा। हाँ, अक्सर कलाओं को अलग अलग सख्त खानों में बांटकर देखने की आदत होती है ना, कि ये डांस है, ये म्यूजिक है, ये मार्शल आर्ट है, ये धर्म है। बिल्कुल। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में युद्ध कौशल, आध्यात्मिकता और कलात्मक अभिव्यक्ति के बीच कोई सख्त दीवार नहीं है। कोई दीवार नहीं है। नहीं, ये सभी एक ही जीवन दर्शन के अलग अलग रूप हैं। कलारीपयट्टू को ही लें, उसमें योद्धाओं के शरीर की गति, हवा में उनकी कलाबाजियां और जमीन पर उनके उतरने की लय किसी भी क्लासिकल डांसर जितनी ही ग्रेसफुल और सधी हुई होती है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बल्कि सच्चाई तो ये है कि कथकली जैसे शास्त्रीय नृत्यों ने अपनी कई शारीरिक मुद्राएं और ऊर्जा कलारीपयट्टू के अखाड़ों से ही उधार ली है। क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। इसी तरह भारत में कठपुतली केवल बच्चों के मनोरंजन का साधन नहीं है। तोलपावा कूथू में चमड़े की कठपुतलियों की परछाइयों के जरिए रामायण और महाभारत के गहरे दार्शनिक प्रसंगों पर चर्चा की जाती है। यहाँ हर चीज आपस में गहरे ताने बाने से जुड़ी हुई है। ये सच में कला को देखने का नजरिया व्यापक कर देता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, युद्ध, नृत्य और दर्शन। जी। लेकिन अब इस चर्चा के सबसे गंभीर और चिंताजनक हिस्से की तरफ मुड़ना जरूरी है। ये कलाएं, ये मुखौटे, ये कठपुतलियां सुनने में जितनी जादुई लग रही हैं, आज के इस तेज तरार तकनीकी और शहरीकरण के दौर में इन्हें जीवित रखना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर एक पुरानी हवेली ढह रही हो तो उसमें कंक्रीट भरकर उसे बचाया जा सकता है, लेकिन जो चीज इंसानी सांसों और पीढ़ियों पर निर्भर है, इस जीवित विरासत को लुप्त होने से कैसे बचाया जा रहा है? इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए, इस जीवित विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे मुख्य, पारंपरिक और सबसे पुख्ता तरीका रहा है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा? हाँ, जिसे अंग्रेजी में गुरु शिष्य ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं। आज के जमाने में जब कुछ भी सीखना हो तो इंटरनेट पर कोई क्रैश कोर्स कर लिया जाता है या किसी वीकेंड क्लास में दाखिला ले लिया जाता है। क्या ये गुरु शिष्य परंपरा भी वैसी ही किसी क्लास का प्राचीन रूप है? बिल्कुल नहीं, ये किसी वीकेंड क्लास से एकदम विपरीत है। अच्छा। एक सामान्य क्लास में केवल कुछ तकनीकी स्टेप्स या नियम रटाए जाते हैं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान का बहुत ही सीधा, निर्बाध और व्यक्तिगत ट्रांसमिशन होता है। इसमें एक शिष्य अपने जीवन के कई साल अपने गुरु के सानिध्य में गुजारता है। वो केवल ये नहीं सीखता कि हाथ कैसे हिलाना है, वो ये सीखता है कि उस कला को जीना कैसे है। जीना कैसे है? मतलब ये सिर्फ एक कला नहीं है? बिल्कुल, ये केवल एक हुनर का ट्रांसफर नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन शैली और एक पूरे विश्व दृष्टिकोण यानी वर्ल्ड व्यू का ट्रांसमिशन है। इस ट्रांसमिशन को अगर आज की डिजिटल दुनिया की भाषा में समझा जाए तो ये कुछ ऐसा है जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई बहुत ही भारी, मान लीजिए 100 टेराबाइट की डिजिटल फाइल ट्रांसफर करनी हो। बहुत भारी फाइल। और ये ट्रांसफर किसी बहुत तेज आधुनिक वायरलेस नेटवर्क से नहीं हो रहा है, बल्कि एक बहुत ही नाजुक पुरानी केबल के जरिए हो रहा है। बिल्कुल सही। इस पूरी 100 टेराबाइट फाइल को ट्रांसफर होने में
1-2 दिन नहीं बल्कि दसियों साल लग जाते हैं। और सबसे बड़ी शर्त और खतरा यह है कि इन 10 सालों में वो कनेक्शन एक पल के लिए भी टूटना नहीं चाहिए। एकदम सही एनालॉजी है। अगर बीच में तार हिल गया या कनेक्शन टूट गया तो वो पूरा का पूरा डेटा हमेशा के लिए करप्ट हो जाएगा या अधूरा रह जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा का ये ट्रांसमिशन भी उतना ही नाजुक और समय लेने वाला है। हाँ, और इसी कनेक्शन को टूटने से बचाने के लिए इस नाजुक केबल को सुरक्षित रखने के लिए ही संगीत नाटक अकादमी जैसी संस्थाएं हस्तक्षेप करती हैं। वो कैसे मदद करती हैं? देखिए, जब एक गुरु और शिष्य अपना पूरा जीवन इस कला को समर्पित कर देते हैं तो उनके सामने आर्थिक चुनौतियां आना स्वाभाविक है। जाहिर सी बात है। इसलिए एसएनए इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता या ग्रांट्स उपलब्ध कराती है, जो कि 10 लाख रुपए तक हो सकती है। अच्छा, 10 लाख तक? हाँ, इसके अलावा ज्ञान को डिजिटल आर्काइव्स में सहेजने का काम हो रहा है। कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का मंच मिले, इसके लिए बड़े बड़े फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाता है। और यूनेस्को की सूची में भारत की ओर से कलाओं को नॉमिनेट करने की पूरी जटिल प्रक्रिया भी यही संस्था संभालती है। ये सभी संस्थागत प्रयास निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी जमीनी हकीकत की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाँ, चुनौतियां बहुत गहरी हैं और उनमें सबसे बड़ी चुनौती है भारी शहरीकरण या अर्बनाइजेशन। जब गांवों से लोग, विशेषकर युवा पीढ़ी, रोजगार और बेहतर भविष्य की तलाश में शहरों की तरफ पलायन करती है तो वे केवल अपना घर नहीं छोड़ते। सही बात है। वे खेत, वे बदलते मौसम, वे चौपाल और वो पूरा समुदाय भी पीछे छोड़ जाते हैं जहां से इन कलाओं ने जन्म लिया था। बिल्कुल। एक बात साफ समझनी होगी कि जीवित ट्रांसमिशन या लिविंग ट्रांसमिशन का मतलब केवल किसी सिद्ध कलाकार का 4K वीडियो रिकॉर्ड करके उसे YouTube पर अपलोड कर देना नहीं है। हाँ, वो तो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग हो गई। वो तो कला को एक डिजिटल म्यूजियम में कैद करना हो गया। कला का असली संरक्षण तब होता है जब वो लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बनी रहे, उनके त्योहारों में सांस लेती रहे और समाज के साथ साथ विकसित होती रहे। यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निचोड़ है। आज इस सफर में यह स्पष्ट हो गया कि इतिहास का मतलब केवल पुरानी धूल भरी किताबें या खंडहर नहीं है। बिल्कुल। अमूर्त विरासत के सफर में यह देखा गया कि कैसे नाट्यशास्त्र के जटिल व्याकरण और मुद्राओं की सांकेतिक भाषा ने शास्त्रीय कलाओं को गढ़ा है। जी। ये भी समझा गया कि कैसे एक तरफ शास्त्रीय नृत्य किसी अनुशासित सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं और दूसरी तरफ लोक कलाएं किसी कैंपफायर के चारों ओर मनाए जाने वाले आजाद उत्सव की तरह हैं। एकदम सही। केरल के संस्कृत थिएटर कुटियाट्टम से लेकर गुजरात के गरबा तक और भारी मुखौटों वाले छऊ नृत्य से लेकर बांस की टांगों पर होने वाले रणपा डांस तक, ये सब केवल कुछ पुराने नृत्यों की सूची नहीं है। तो क्या है? ये इंसानी अनुभवों, संघर्षों, भावनाओं और आध्यात्मिकता की एक सांस लेती हुई जीती जागती लाइब्रेरी है। और अंततः ये स्वीकार करना ही होगा कि इन कलाओं को बचाने का अर्थ केवल कुछ शारीरिक मुद्राओं या गानों को बचाना नहीं है, बल्कि उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, उस पूरे इकोसिस्टम को बचाना है जिसमें वे पनपती हैं। सोचिए, अगर वो जमीन ही नहीं रहेगी तो वो पेड़ कैसे बचेगा? सही बात है। तो इस चर्चा के अंत में एक विचार है जो श्रोताओं के लिए अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाता है। अगर कालबेलिया या गरबा जैसी लोक कलाएं समुदायों की मिट्टी, खेतों और बदलते मौसमों से इतनी गहराई से जुड़ी हैं, तो जब ये कलाकार हमेशा के लिए अपने गांव छोड़कर कंक्रीट के बड़े शहरों में बस जाएंगे, तब इन कलाओं के भविष्य का क्या होगा? सोचने वाली बात है। क्या ये लिविंग रिथम्स या जीवित लय शहरी जीवन की तेज रफ्तार और बंद कमरों के हिसाब से खुद को ढाल लेंगी और एक नया रूप ले लेंगी, या फिर ये धीरे धीरे अपनी जान खो देंगी और किसी विशाल सर्वर में बंद महज एक 100 टेराबाइट की करप्ट डिजिटल फाइल बनकर रह जाएंगी? ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। ठीक उसी पुरानी धूल भरी और न पढ़ी जाने वाली किताब की तरह जिससे अलग होने की बात आज की चर्चा की शुरुआत में की गई थी। ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है।